नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से पूछा कि तीसरी लहर की बात जो सामने आ रही है, क्या तैयारी है आपकी। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर भी केंद्र से सवाल किए गए हैं। ऑक्सीजन कमी से दिक्कत हुई तो क्या होगा। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र ने कहा कि कोर्ट के आदेश से ज्यादा दिल्ली को ऑक्सीजन दी जाए। कल 730 एमटी दिल्ली को ऑक्सीजन दी गई है, ये केंद्र ने हवाला दिया है। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी कर रही है, केंद्र सरकार से सवाल कर रही है। आज भी जब सुनवाई हुई है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि तीसरी लहर की बात जो सुनने में आ रही है, पहली लहर में हमने देखा आप तैयार थे, दूसरी लहर में जो हालात बिगड़े हैं वो सबने देखे। अब तीसरी लहर के लिए सरकार कितनी तैयार है, इसका जवाब केंद्र सरकार दे। ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे की जा रही है, क्यों ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है, इस पर भी जवाब दिया जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। तीसरी लहर की बात सामने आ रही है, क्या है आपकी तैयारी। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर भी केंद्र से सवाल किया है। ऑक्सीजन कमी से दिक्कत हुई तो क्या होगा। इसी के साथ दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र ने कहा है, जवाब जो केंद्र ने दिया वो भी हम आपको बताते हैं कि कोर्ट के आदेश से ज्यादा दिल्ली को ऑक्सीजन दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से तीखे सवाल तो पूछे ही हैं, साथ ही साथ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है, ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट नहीं होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का काफी स्टॉक है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग कर रहे हैं। अगर दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देंगे तो दूसरे राज्यों की सप्लाई में कटौती करनी होगी। गुलशन सैफी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। गुलशन, एक बार फिर से केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि दिल्ली को जितना ऑक्सीजन चाहिए हमने उससे ज्यादा दिया है। जी, लगातार ऑक्सीजन की किल्लत पर हाई कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो रही है। इस मामले पर बिल्कुल भी हाई लगातार सुनवाई करता है। आज में जस्टिस सरकार से कि आखिर दिल्ली को सप्लाई क्यों नहीं मिल रही है, दिल्ली को 80-90 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, उसे कम क्यों दी जा रही है, इस पर जवाब देते हाई कोर्ट में ये। गुलशन, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, आपके पास में लौटेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। सबसे पहले बात लखनऊ की करते हैं। यूपी में वैक्सीनेशन के सरकार का अभियान जोरों पर है। कोविड के खिलाफ सरकार का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वैक्सीनेशन अभियान के लिए सरकार का फैसला सामने आया है। यूपी की जनता को जल्द ही 1 करोड़ वैक्सीन मिलेगी। योगी सरकार ने निर्माताओं को 20 करोड़ का एडवांस दिया है। यूपी में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है और तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन दूसरा डोज देने का युद्ध स्तर पर जो है काम वो भी जारी है। तो 1 मई से काम शुरू हो चुका है, लेकिन 5 ही ऐसे जिले हैं, लगभग 5 से 7 जिले जहां पर 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तीसरा फेज शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि हमने कुछ और वैक्सीन डोज का निर्माताओं को एडवांस दिया हुआ है। जल्द ही यूपी सरकार को भी कोरोना की वैक्सीन की एक बड़ी खेप उपलब्ध करा दी जाएगी। तो 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। ऐसे में अभी भी ऑक्सीजन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की भी कई किल्लत है। कई राज्यों ने इस बात का ऐलान किया कि 1 मई से वो वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं कर पाएंगे। हालांकि यूपी में वैक्सीनेशन शुरू हुआ, लेकिन 7 जिले ऐसे रहे जहां पर वैक्सीनेशन शुरू किया गया। उसमें लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, बरेली तमाम जिले शामिल हैं, क्योंकि हालात यहां सबसे ज्यादा बिगड़े हैं। तो योगी सरकार ने निर्माताओं को 20 करोड़ का एडवांस दिया है। 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। यूपी में तीसरे चरण में 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। साथ ही साथ वो लोग भी शामिल हैं जिनको दूसरा डोज लगाया जाना है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। यूपी को इस बात का आश्वासन खुद मुख्यमंत्री ने दिया है।
हालांकि 7 जिले ही ऐसे हैं जहां पर अभी वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, बाकी और जिलों पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। तो यूपी को जल्द ही 1 करोड़ नई वैक्सीन मिलेगी। अगले हफ्ते वैक्सीनेशन के लिए बड़ा कदम उठाया जाएगा। सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को 20 करोड़ एडवांस दिया है। 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। खबर कानपुर से है। मछली बाजार में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल है। कर्नलगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। सूचना के बाद काफी देर तक यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। बुझाने की कोशिश जारी है। तो कानपुर से खबर आप देख रहे हैं। आग लगने से दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल है। आग लगने से दुकानदारों में अफरा तफरी मची। कर्नलगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। सूचना के बाद काफी देर तक यहां फायर ब्रिगेड की टीम जो है पहुंची है और आग पर काबू पाया है। खबर जौनपुर से। चुनावी रंजिश में युवक को गोली मारी गई। जिला अस्पताल में युवक की मौत हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के कंधी गांव का यह पूरा मामला है। तो जौनपुर से खबर है। चुनावी रंजिश में यहां पर फायरिंग की गई। जिला अस्पताल में युवक की मौके पर मौत हो गई है और मामले में पुलिस जांच में जुटी है। मामला साहब ये है कि चुनाव का समय था और हमारे बर्मा बस्ती में जो है तो एक उपाध्याय जी लड़े थे चुनाव और उन लोगों का कहना है कि हमको बर्मा लोग वोट नहीं दिए। आज 3 दिन से गाली गलौज दे रहे थे और आज जो है दोपहर में आके इन लोगों को बर्मा बस्ती के ऊपर जो है गोली चलाए हैं। एक आदमी सोनू वर्मा के पैर में गोली लगी है और अमित उपाध्याय और रत्नाकर उपाध्याय, भास्कर उपाध्याय, ये 3-4 लोग मिल के जो है इस ढंग से सुमित उपाध्याय इस ढंग से जो है वारदात को अंजाम दिए हैं साहब। हमला साहब। रायबरेली में निजी अस्पताल आपदा में अफसर तलाशने से बाज नहीं आ रहा है। बेड चार्ज, अल्ट्रासाउंड के साथ साथ चेस्ट सीटी स्कैन के दामों में बेशुमार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये संवाददाता की रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से यहां पर अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। रोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस जैसी महामारी में आपदा में अवसर तलाशने के लिए निजी अस्पताल आजकल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किस तरह से आपदा में अवसर तलाश रहे हैं इसका जीता जागता उदाहरण कि जो निजी अस्पताल है वहाँ पे अगर पहले 500 रुपये पे फीस पे पेशेंट को देखा जाता था, अब वो 1000 रुपये हो गई है। अगर बेड चार्ज की बात की जाए तो पहले 1000 रुपये 1200 रुपये बेड चार्ज रहा करता था, अब वही बेड चार्ज जो है 2 से 2500 रुपये कर दिया गया। सबसे बड़ी बात ये जो चेस्ट का सीटी स्कैन होता था वो 4 से 4500 रुपये के बीच में होता था, वो अब 6000 से 8000 के बीच में हो गया। अल्ट्रासाउंड के भी दाम बढ़ा दिए गए जिससे जो है मरीजों के तीमारदारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस लूट घसोट में जो निजी अस्पताल कर रहे हैं उन पर कोई रोक लगाम लगाने वाला नहीं है। मैं सब कुछ यहाँ पे तीमारदार मौजूद, इनसे बात करेंगे आखिर किस तरह से लूट घसोट चल रही है। भाई साहब, क्या लग रहा है जिस हिसाब से जब से कोरोना वायरस आया है जो प्राइवेट अस्पताल हैं उस पर क्या आपको लग रहा है कि फीस वृद्धि हो गई है या फिर लैब का चार्ज बढ़ गया है, एक्सरे चार्ज बढ़ गया, क्या लग रहा है आपको? सर, जब से कोरोना आया है सारे चार्ज बढ़ गए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। होता भी है तो पता ही नहीं लगता कहाँ से क्या होना है। सारी गाइडलाइन से होनी चाहिए कि हमको इलाज कहाँ से मिलेगा, क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। ऑक्सीजन के लिए सर पता नहीं कहाँ कहाँ तलाशना पड़ता है, फिर भी ऑक्सीजन का पता ही नहीं लगता कि कहाँ से हमको मिलेगी। अच्छा, क्या लग रहा है जो प्राइवेट अस्पतालों की फीस थी बेड चार्ज थी उस पर कितना वृद्धि हुई है? सर वो तो पहले यही कहते हैं कि हमारे यहाँ बेड ही नहीं खाली है। जब बेड सर खाली नहीं है तो फिर चार्ज की बात क्या बताएंगे वो। जैसे कि देख सकते हैं तीमारदार हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में खेल चल रहा है। ये सामने देख सकते हैं एक गुरु प्रसाद मेमोरियल हॉस्पिटल जहाँ पे हम मौजूद हैं।
यहाँ पर भी किस हिसाब से लिखा हुआ है हर चीज़ का रेट जो है, रेट पहले रेट स्लिप चपकी थी लेकिन अब वो रेट स्लिप भी गायब हो गई है। मुंह मांगा पैसा जो है जो पेशेंट के तीमारदार उनसे वसूला जा रहा है, क्योंकि पेशेंट जो तीमारदार वो काफ़ी परेशान, जब मरीज सीरियस होता है तो उनको इलाज की सख्त आवश्यकता होती है। तो सरकारी अस्पतालों में इलाज ना मिल पाना समय से, तो उस लोग जो है प्राइवेट अस्पताल की तरफ जो है अपना रुख करते हैं। तो प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद किस हिसाब से उनकी जेबें ढीली की जाती हैं, ये खुद तीमारदार अब बयां कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी फीस जो है निर्धारित की जाए और उनके जांच के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है उसको भी निर्धारित किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको कोई कठोर कदम उठाती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। रोहित मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली। बिजनौर से खबर, कोविड प्रोटोकॉल की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनावी विजय जुलूस पर समर्थक थिरके, बिना मास्क नवनिर्वाचित प्रधान ने यहाँ जुलूस निकाला है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। चांदपुर थाना के महामूलपुर की का ये पूरा मामला है। तो बिजनौर से तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको एक और जगह की तस्वीर दिखाई, किस तरीके से यहां पर चुनावी जश्न मनाया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी को ना तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता है, ना ही सरकार की चिंता है, और ना ही अपनों की और ना ही अपनी चिंता है। यहां पर खुले में जश्न मनाया जा रहा है। खबर प्रयागराज से, हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। पंचायत चुनाव में जीत के बाद समर्थकों ने हर्ष फायरिंग की है। सोनू गौतम यहां बताए जा रहे हैं जिन्होंने हर्ष फायरिंग की है। शख्स का नाम सोनू गौतम है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज से तस्वीरें। पंचायत चुनाव में जीत के बाद समर्थकों ने हर्ष फायरिंग की है। सोनू इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। किस तरीके से यहां पर ये गोली चलाता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। यूपी में 31,000 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 31,165 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 357 मरीजों की जान चली गई है। प्रदेश में अब तक 14,151 मरीजों की मौत हुई है। लखनऊ में 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो एक बार फिर से यूपी में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। जो कोरोना पीछे जाता हुआ दिखाई देता, वो एक बार फिर से टॉप गियर में आ गया है और 30,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। आलोक मालवीय का रुख करेंगे सबसे पहले। आलोक, एक बार फिर से आंकड़ा बढ़ गया है और लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है अभी भी। आलोक, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अतुल मेरठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हैं। आलोक के पास जाएंगे, सबसे पहले अतुल का रुख करते हैं। अतुल, सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया गया, लेकिन एक बार फिर से 31,000 से ज्यादा मामले फिर से वही सवाल खड़े करते हैं कि जहां से शुरू हुए थे वहीं आकर रुक गए हैं। देखिए, मेरठ की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है और कोरोना की जो चैन है उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोग सभी जगहों पर, सभी गलियों में सैनिटाइजर करवाया जा रहा है। लेकिन बीते 24 घंटे की बात करें तो देखने को मिला है कि लगभग 1500 मामले सामने आए हैं। 11 लोगों ने अपना दम भी तोड़ा है और तकरीबन 1000 के मामले जो हैं वो डिस्चार्ज भी हुए हैं। लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद भी जिस तरह से कोरोना पाम पसार रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जनता अभी भी जागरूक नहीं हो पा रही है। आज लॉकडाउन है, मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, आप रोड पर देख सकते हैं पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी घर के बाहर लोग घूम रहे हैं। सरकार का प्रयास जब भी जारी हो सकता है जब आम जनता सहयोग करेगी, लेकिन जनता बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस लगातार मेरठ के अंदर भारी मात्रा में चालान कर रही है, उसके बावजूद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं मेरठ में घातक रूप लेती जा रही है। हर रोज देखा जा रहा है कि जिस तरह से संख्या कभी डाउन जा रही है, एक साथ अप जा रही है, तो मान सकते हैं कि जनता अगर नहीं जागरूक होती है, नहीं मानती है, तो आने वाला समय और भी ज्यादा परेशानी का हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड की दिक्कत है, कहीं ना कहीं जिस तरह से बेडों के रेट बढ़ाए गए हैं और हर रोज जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो जो 1200 रुपए में सिटी स्कैन का जो एक्स्ट्रा हुआ करता था, जो जांच हुआ करती थी, अब वो 1200 से 12,000 तक हो चुकी है। लगातार मेरठ के अंदर इस तरह से कालाबाजारी बढ़ रही है, आम जनता परेशान है, लेकिन फिर भी लोग इस चीज को लेकर के जागरूक नहीं हो रहे हैं। कोरोना से जितनी संख्या बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। जिनके परिवार वाले एक बार हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं वो लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन आम जनता अभी भी नहीं समझ पा रही है। पंचायत चुनाव के बाद देखने को मिला है कि लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद लोगों में हर्ष और उल्लास था।
उसके बाद वे प्रत्याशी के पास जाकर के उन्होंने स्वागत किया और भीड़ इकट्ठी हुई। तो कहीं ना कहीं देहात में भी कोरोना की मार अब पहुंच चुकी है। पिछली साल देखने को मिला था केवल शहरों में थी, लेकिन अब की बार गांव और देहात में जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ती चलिए जा रही है, लौटेंगे आपके पास में। लोग रमन कहीं ना गुप्ता कहीं कानपुर से जुड़ गए हैं। रमन, आपके पीछे में खुद देख सकते हो किस तरीके से लोग मौजूद हैं। लॉकडाउन की कोई शक्ल सूरत नहीं दिखाई दे रही है। 2020 में ऐसा ही लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन तब लॉकडाउन लग रहा था कि लॉकडाउन है, लेकिन आज नतीजे देखिए आप, आपके पीछे कितने लोग खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो स्थिति है कानपुर में, लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं कानपुर के आला अधिकारी नींद से जागे हैं। आनन फानन में स्थितियां अब समान करने के लिए सड़कों पर चेकिंग के भी आदेश दे दिए गए हैं। कानपुर के जिला अधिकारी आलोक तिवारी जो अब कुंभकर्णी नींद से जागे हैं, क्योंकि लगातार कानपुर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। घाटों पर स्थितियां कुछ और है। हम आपको अपने पीछे दिखाना चाहेंगे। पुलिस लगातार लोगों को हालांकि समझाने का प्रयास जरूर कर रही है, चेकिंग कर रही है। खुद दरोगा हो, सिपाही हो, तमाम चौराहों पर चेकिंग लगी हुई है, लेकिन अभी भी लोग मान नहीं रहे अपने घरों से निकलना है। जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार अधिकारी चाहते हैं कि लोग अपने घरों से ना निकले। आपको हम ताजा तस्वीरें दिखा देंगे। पुलिस लोगों को देखिए समझाने का प्रयास कर रही है, लगातार चाहती है कि पुलिस लोग अपने घरों से ना निकले। इस तरह से संक्रमण की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भयावह होती जा रही है कानपुर में। इसीलिए कानपुर की पुलिस लोगों को हालांकि चेताने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह से अधिकारी देर आए दुरुस्त आए, जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे थे, कानपुर के डीएम आलोक तिवारी अब कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद से जागे हैं और अब लगाम लगाने के लिए हालांकि भरसक प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल सिर्फ जनता के साथ साथ हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। प्रयागराज चलते हैं, आलोक मालवीय जुड़े हुए हैं। आलोक, लॉकडाउन की तस्वीरें वहां कैसी दिखाई दे रही है? क्योंकि एक बार फिर से जो कोरोना हम पीछे ज्यादा दिखाई दे रहा था, एक बार फिर से 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं यूपी से। जी बिल्कुल सपना, देखिए संगम नगरी प्रयागराज में जगह जगह बैरिकेटिंग की जा रही है और कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं बिना काम के घरों से बाहर निकलने के लिए। संगम नगरी प्रयागराज में एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने पंचायत कर्मी का भी थूकने पर चालान किया था, जिसके बाद से लोगों में डर है, लेकिन फिर भी वो पुलिस से बचाकर इधर उधर से अपने घर के बाहर निकल रहे हैं और जरूरी सामान भी खरीद रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने नई गाइडलाइन भी जारी की हुई है, लेकिन उस गाइडलाइन का पालन संगम नगरी प्रयागराज के वासी नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और शहरियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन बराबर लॉकडाउन के लिए अपील कर रहा है, बता रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, घरों में रहने के साथ ही सैनिटाइजेशन करिए, लेकिन लोग बेतरतीब तरीके से सड़कों पर निकले हुए दिखाई देते हैं, जो बिना काम के घूमते हैं, तफरी लेने के लिए निकलते हैं, जिस वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है और इसके साथ ही कोरोना का ग्राफ बढ़ने में मदद मिल रही है। हालांकि जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसके बाद से कोरोना का जो ग्राफ है वो काफी कम हुआ है। जहां 2,500 लोग मिलते थे प्रतिदिन, वहां 700 पर। लेकिन आज का आंकड़ा कुछ और ही कहता है। आलोक, अतुल के पास चलते हैं। अतुल, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये मूल मंत्र खुद मुख्यमंत्री ने दिया है, लेकिन टेस्टिंग की हालत ये है कि एक एक हफ्ते रिपोर्ट में आने में लग जाते हैं, यानी कि एक एक हफ्ते का समय लग रहा है। फिलहाल टेस्टिंग की कितनी व्यवस्था मेरठ में कर ली गई है, कितनी व्यवस्था दुरुस्त हुई है, या हालात अभी भी वही है? रही है और लगातार जिस तरह से टेस्टिंग केंद्रों पर भीड़ देखने को मिल रही है, तो आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव व्यक्ति अगर टेस्टिंग करवा के जाता है तो 7 दिन या 6 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आ रही है, तो कितने लोगों के संपर्क में वो आता है, उसको लेकर के एक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव है, वो 10 के संपर्क में आता है, 10 लोग जब वहां पर टेस्टिंग के लिए आएंगे तो आप देख सकते हैं कितना समय लग सकता है। जो ये ट्रेसिंग का मामला है कि वो ट्रेस किया जाए, तब तक आप उस व्यक्ति को ट्रेस करेंगे, वो पता नहीं कितने लोगों के संपर्क में आ सकता होगा। लगातार जो सरकार का गाइडलाइन है, सरकार प्रयास कर रही है टेस्टिंग ट्रेसिंग वाला। चलिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब टेस्टिंग टाइम पर नहीं होगी, रिपोर्ट टाइम पर नहीं आएगी, तो संक्रमण की चेन अपने आप बढ़ती जाएगी। अभी भी टेस्टिंग की व्यवस्था कई जिलों में नहीं सुधरी है। शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर बागपत से। लॉकडाउन में पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। दुकान और शोरूम में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। शटर डालकर सामान बेच रहे थे दुकानदार। पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बागपत कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बागपत से खबर, लॉकडाउन में पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। दुकान और शोरूम में पुलिस की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बागपत की तस्वीरें आप एक दुकान की देख रहे हैं। दुकान और शोरूम में पुलिस की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी यहां पर शटर डालकर दुकानदार सामान बेच रहे थे। लॉकडाउन में पुलिस की यह सख्त कार्रवाई बागपत में देखने को मिली है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।